हाँ करो शुरू। आवाज आ रही जी? अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 लेक्चर 87 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, इसमें ना आज एक बात करनी थी ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन के बारे में। ये हमारी किताब में है पेज नंबर 470 पे, सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग। इसमें मैं कुछ घर से लिख के लाया हूँ ऑलरेडी, वो मैं इंशाल्लाह आपको लिखवाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक होता है वार्निंग मैसेज और फिर एक होती है पनिशमेंट, ऐसे ही है। एक वार्निंग मैसेज होता है, वार्निंग मैसेज के बाद आप जो है वो प्रॉपर रिप्लाई ना कर पाए तो फिर आपको पनिशमेंट दे दी जाती है। अच्छा, वार्निंग मैसेज को आपने ये समझना है सेल्स टैक्स में कि आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन को लटका दिया गया है, ये आपने वार्निंग मैसेज समझना है। और अगर आपका ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो फिर आपको क्या किया जाएगा? ब्लैक लिस्ट, यानी सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इन चीजों के नताइज भी हमने देखने हैं क्या होंगे, लेकिन यार इन दोनों बातों के दरमियान में कोई टैक्स पेयर को एक मौका देना चाहिए कि वो भी कोई अपनी बात सुना सके। यार खुदा के लिए मुझे ब्लैक लिस्ट ना करो, हाँ तुमने मुझे सस्पेंड तो कर दिया, वार्निंग मैसेज दे दिया, लोगों के सामने मेरा नाम भी बदनाम हो गया वार्निंग मैसेज से, ब्लैक लिस्ट से तो जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जानी है। इस सारे के दरमियान कुछ होना चाहिए शो कॉज, यानी कि लॉ मेकर टैक्स पेयर को कहे, एफबीआर टैक्स पेयर को कहे वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैक लिस्ट कर दें, वार्न तो तुम्हें कर दिया है, वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैक लिस्ट ही कर दें। शो कॉज नोटिस गिवन बाय एफबीआर टू टैक्स पेयर, इससे होगा क्या? टैक्स पेयर जरा कंफर्टेबल फील करेगा। और मेरे ख्याल से जब उसके पास शो कॉज नोटिस आएगा, शो कॉज वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैक लिस्ट कर दें, जब उसके पास ये शो कॉज नोटिस आएगा टैक्स पेयर के पास तो उसे रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए टाइमली। भाई ये मेरा रिस्पॉन्स है इसके बारे में, अगर रिस्पॉन्स मुतमईन हो तो शायद इसको ब्लैक लिस्ट ना किया जाए, और अगर रिस्पॉन्स अजीब सा हो तो शायद इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अच्छा, कीपिंग इन व्यू ऑल दिस, एक सिनेरियो सा लेते हैं। एक बंदा ना टैक्स में कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था जो टैक्स वालों को अजीब सी लग रही थी। सेल्स करता था, अपनी सेल्स पे टैक्स जमा नहीं करवाता था, या जिस एड्रेस के ऊपर होना चाहिए था वहां मौजूद नहीं होता था। इस किस्म की कुछ हरकतें सामने आई नजर। तो टैक्स वालों ने क्या किया? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दे दिया। क्या दे दिया? वार्निंग का एक ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू कर दिया टैक्स वालों ने ऑन 1 मार्च 2019, ऑन 1 मार्च 2019। आप लोगों को बुक से देखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। मैं अगर कभी स्क्रीन की तरफ चला जाऊं या बुक से कोई चीज पूछूं तो वो आप लोगों ने बुक से देख के नहीं बतानी, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड है। ऐसे ब्लैंक यानी कि साफ सफेद कागज के ऊपर आपने चीजें अपने जहन में नोट करनी है। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशूड ऑन 1 मार्च, किसने किसको किस चीज का ऑर्डर दिया? एफबीआर ने टैक्स पेयर को कहा है कि हम तुम्हारी रजिस्ट्रेशन लटकाने लगे हैं, अभी तुम्हें ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे। इसके बाद अगला काम भी एफबीआर वाले ही करेंगे, ये भी एक तहरीरी ऑर्डर उसके घर चला जाएगा, अब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद एक और तहरीरी काम रिटर्न फॉर्म में टैक्स वाले एक और इसके घर ऑर्डर भेजेंगे, उसको ऑर्डर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे नोटिस। टैक्स वाले कहेंगे हमने तुम्हें वार्न कर दिया है, अब वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए और तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। टैक्स वालों ने शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड, भूल गए, शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड बाय 8 मार्च 19। 7 दिन के अंदर अंदर, अभी मैं आपको जगह पढ़ाऊंगा, 7 दिन के अंदर अंदर वो शो कॉज नोटिस एफबीआर वालों ने इशू करना होता है। यानी 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स वाले कहेंगे यार वो आपकी वार्निंग हमने दिया था,
तो हमें 7 दिन अब हमारे पास है, हम जरा देख लें आपने क्या गड़बड़ की थी। वो सारी चीजें लिस्ट डाउन करके ना अब आपके घर एक नोटिस आ रहा है जिसमें हम वजह बताने लगे हैं कि एक्चुअली आपको क्यों सस्पेंड किया गया था। पहले आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर आपके घर शो कॉज नोटिस आएगा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन भी डाकिया टैक्स पेयर के घर लेके आएगा, और शो कॉज नोटिस भी डाकिया टैक्स पेयर के घर लेके आएगा। यार वजह बताओ कि तुम्हें क्यों ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन टैक्स वाले सुस्त थे, एफबीआर वाले सुस्त निकले। शो कॉज नोटिस बिशारों ने इशू ही नहीं किया 8 मार्च तक। लॉ मेकर आगे बढ़ा और लॉ मेकर ने कहा टैक्स पेयर जा मजे कर, जा मजे कर, रिलैक्स हो, सस्पेंशन ऑर्डर को फाड़ के फेंक दे। सस्पेंशन ऑर्डर विल बी वॉइड, विल बिकम सस्पेंशन ऑर्डर विल बिकम वॉइड एब इनिशो। मतलब कि सस्पेंशन ऑर्डर की अब कोई हैसियत नहीं है। इनिशो का मतलब है शुरू से ही अज्यूम किया जाएगा आपको सस्पेंड किया ही नहीं गया। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एफबीआर वाले चुस्त थे। क्या मतलब है? एफबीआर वालों ने सस्पेंशन ऑर्डर भेजा आपके घर, और आपके घर सस्पेंशन ऑर्डर भेजने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर नोटिस आया शो कॉज। वजह बताएं क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए, शो कॉज, और क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। यानी अब एफबीआर वाले एफिशिएंट थे, तो शो कॉज नोटिस, ये नोट नहीं करना आपने, इज इशूड बाय 8 मार्च, और 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने आपके घर शो कॉज नोटिस भेज दिया। अब बता दें हम कहां खड़े हैं। टैक्स पेयर घर बैठे, उसके हाथ में क्या पड़ा है? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ है वजह बताएं क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपने 100 वाली गाड़ी 117 की नहीं बेची, 114 की बेची है। आपके पते पे हम गए थे, आप पते पे मौजूद नहीं थे, बताएं क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट किया जाए। अच्छा, टैक्स पेयर को रिस्पॉन्स करने का टाइम देना चाहिए हमें, या टैक्स पेयर अगले दिन ही आकर रिस्पॉन्ड कर दें? टाइम देना चाहिए थोड़ा सा उसे, उसने भी अपने को आर्ग्यूमेंट्स लेने होंगे ना। तो टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड किसको? टैक्स अथॉरिटीज को। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज, ये एक सवाल है। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। भाईजान ये जब हो रहा हो ना, तो आपने ये व्हाइट बोर्ड यहां से लेके यहां तक कवर किए रखना है बस, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग में मैं यहां चला गया था तो फिर व्हाइट बोर्ड यहां तक कवर हो रहा था। मैं पीछे चला भी जाऊं, आपने बस कैमरे को यहां से यहां तक रखो और कुछ भी ना करो, आप कैमरे को छोड़ दो अपने हाल पे। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। अच्छा, यस, टैक्स पेयर ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा बच्चा हो तो, बुरा बच्चा हो तो नो। अच्छा, जब टैक्स पेयर ने रिस्पॉन्ड कर दिया 15 दिन के अंदर अंदर, तो क्या जरूरी है टैक्स वाले उससे मुतमईन हो जाएं, या गैर मुतमईन भी हो सकते हैं? जवाब से गैर मुतमईन भी हो सकते हैं। तो आगे इधर ना कैमरा लेके आना, आगे फिर 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। यस में आगे जो रिप्लाई आया है किसकी तरफ से? फ्रॉम टैक्स पेयर इज सेटिस्फैक्ट्री। क्या टैक्स पेयर ने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कर दिया? यस। टैक्स पेयर के जवाब से वो मुतमईन हो गए। वो कहते हैं मैं पते पे इसलिए मौजूद नहीं था कि मेरी बेटी की शादी थी, तुम लोग आए थे, मादरत इस वजह से पते पे मौजूद था। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो गया। अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो उसको हमने भेजा था, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी रिवोक्ड, वो वापस ले लिया जाएगा। और थोड़ा सा फर्क है, यहां लिखा था वो समझा जाएगा ऑर्डर इशू ही नहीं किया, और यहां लिखा हुआ है वो इशू तो आप कर दिया हुआ है हमने, और वो क्या किया था? रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा जी, कहानी में दोबारा चलो। सस्पेंशन ऑर्डर कब आया? 1 मार्च को। एफबीआर एफिशिएंट था, सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिनों के अंदर अंदर उसने एक सफा भेजा जिस पे लिखा हुआ था वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दें। ये तो वार्निंग थी एक तरह की, वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दें। टैक्स पेयर ने 15 दिनों में वजह बता दी, वो वजह से टैक्स वाले सेटिस्फाई हो गए, तो इसका ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन फारिग हो गया। अब रिलैक्स करें। लेकिन
रिप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर इज सेटिस्फैक्टरी, नो, उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था, इधर उधर की बातें कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इसको सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी वो आपने देखनी है। ऐसी सूरत में इसको एक सजा मिलेगी। वो सजा क्या मिलेगी? ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। लेकिन सबर, ऐसी सूरत में उसका ऑफेंस हो जाएगा कंफर्म। बोलो बोलो बोलो, ऑफेंस इज कंफर्म, क्योंकि रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना। ऑफेंस इज कंफर्म्ड, उसका ऑफेंस हो गया कंफर्म, क्योंकि उसने कौन सा रिप्लाई नहीं दे सका? सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे सका, उसका ऑफेंस कंफर्म हो गया। अब जब उसका जुर्म साबित हो गया, अब टैक्स वालों ने जुर्म साबित होने के बाद एक सफा उसके घर और भेजना है, जिसका नाम ना सस्पेंशन ऑर्डर है ना शो कॉज नोटिस है। उस सफे को कहेंगे ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। उस सफे को क्या कहेंगे? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। अच्छा, अब अगेन इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। टैक्स वाले सुस्त भी हो सकते हैं, चुस्त भी हो सकते हैं। अगर एफबीआर वाले एफिशिएंट हैं तो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर उन्होंने भेज दिया इन 90 डेज। इधर अच्छा खासा टाइम मिला है, तकरीबन 3 महीने। इन 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मिलने के, देने के 90 डेज के अंदर अंदर उन्होंने उसको ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर घर भेज दिया। अब ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। अब तो वो बेचारा रोएगा, ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। और अगर ऑफेंस कंफर्म हो गया, टैक्स वालों से सुस्ती हो गई। बोलो क्या सुस्ती हो सकती है? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज नॉट issued in 90 days of show cause notice। शो कॉज नोटिस के 90 डेज में वो बेचारे ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू करना भूल गए। एफबीआर वाले सुस्त थे, इतने ज्यादा काम थे, लोड था। अब टैक्स पेयर को रिलैक्स कर दें, अब उसे मजे करवाएं। अब शो कॉज नोटिस वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्या वॉइड? सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, अब क्या वॉइड? शो कॉज नोटिस वॉइड हो जाएगा। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और भी थी, टैक्स पेयर ने शो कॉज नोटिस को लिफ्ट ही नहीं कराई, फिर तो सीधा सीधा इसको ब्लैकलिस्ट कर देना, फिर तो बात ही खत्म है। ही विल बी ब्लैकलिस्टेड। अब भी कहानी इधर से दोबारा देखें। वार्निंग मैसेज लोगों को दिए जाते हैं। वार्निंग मैसेज के बाद पूछा जाता है वजह बताओ क्यों ना तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। फिर लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ये ब्लैकलिस्ट करना पनिशमेंट है और सस्पेंड करना एक तरह की वार्निंग है। एक बंदा था, टैक्स के एतबार से कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। एफबीआर वालों को नजर आ गया। एफबीआर वाले सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू करेंगे ऑन 1 मार्च। अब एफबीआर वालों को चाहिए जल्द अज जल्द उसके घर शो कॉज नोटिस भेज दें, वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। टैक्स पेयर एफबीआर वाले सुस्त थे। एफबीआर वाले शो कॉज नोटिस इशू करना भूल गए 8 मार्च तक। अब क्या करें? एफबीआर वालों की सुस्ती है, अब टैक्स पेयर को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब सस्पेंशन ऑर्डर विल बिकम, सस्पेंशन ऑर्डर वॉइड है। अब टैक्स पेयर मजे करे, कोई इसके घर सस्पेंशन ऑर्डर नहीं आया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टैक्स वालों ने आपके घर सस्पेंशन ऑर्डर भेजा और उसके 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपको शो कॉज नोटिस भेज दिया, वजह बताओ क्यों ना तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। आपको 15 दिन मिले वजह बताने के लिए, लेकिन आपने फिर भी वजह नहीं बताई, चलो ब्लैकलिस्ट करो। आपको 15 दिन मिले वजह बताने के लिए, आपने बता दी वजह और वजह से वो मुतमईन हो गए तो कुछ भी नहीं होगा आपके खिलाफ। आपको 15 दिन मिले वजह बताने के लिए, आपने वजह बता दी, जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने कहा आपका जुर्म साबित हो गया है। अगर एफबीआर वाले शो कॉज ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर को शो कॉज नोटिस के 90 दिन में इशू कर दें तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड हैं, वरना आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वरना आपका शो कॉज नोटिस वॉइड हो जाएगा। तो ये जरा ध्यान से रखना, ये बात कहां एंड हो रही है? ये बात क्या चीज? का मतलब है कि देना नोटिस उसकी तरफ पहुंचा। हाँ, वो फिर उसकी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। आ जाओ इधर भाई।
अब ये नोट करने की जरूरत नहीं, पेज 471, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आपको कब रिसीव हुआ है? 1 मार्च को। एफबीआर वाले निकले सुस्त, शो कॉज नोटिस इशू करना भूल गए 7 दिन में। जहां बात कंक्लूड हो वहां येलो हाइलाइटर हम यूज करेंगे। अब सस्पेंशन ऑर्डर विल बिकम वॉइड एब इशू, कहानी खत्म। लेकिन एफबीआर वाले एफिशिएंट भी तो हो सकते थे। शो कॉज नोटिस उन्होंने इशू कर दिया बाय 8 मार्च। अब नीचे सोचो क्या होगा, शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, अब टैक्स पेयर को रिप्लाई देना पड़ेगा। टैक्स पेयर ने रिप्लाई कर दिया 15 दिन में, लेकिन वो टैक्स पेयर ने 15 दिन में रिप्लाई करना था, ऑफ शो कॉज नोटिस लिख लें आगे बुक में। टैक्स पेयर ने रिप्लाई करना था 15 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस के, लेकिन टैक्स पेयर ने कहा देखी जाएगी, छोड़ो परे, मैं भी रिप्लाई नहीं करता, ही विल बी ब्लैकलिस्टेड। ये कहानी खत्म हो गई यहां पे। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टैक्स पेयर 15 दिन में रिप्लाई कर दे और उसके रिप्लाई से टैक्स वाले मुतमईन हो जाएं, तो ऐसी सूरत में टैक्स पेयर को रिलैक्स करें और कहानी खत्म करें, उसका ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिवोक करें, यानी वो सस्पेंड नहीं हुआ। और अगली पॉसिबिलिटी, आपने शो कॉज नोटिस भेजा 8 दिन में, 7 दिन में, उसने 15 दिन में रिप्लाई भी कर दिया, रिप्लाई उसका मुतमईन नहीं हुए आप, अब आप उसका मुजर्म साबित हो गया है। अब एफबीआर वालों को चाहिए कि ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू कर दें 90 दिन में शो कॉज नोटिस के, तो फिर वो ब्लैक लिस्ट है। लेकिन अगर एफबीआर वाले ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू ना कर सके 90 दिन में शो कॉज नोटिस के, तो फिर शो कॉज नोटिस वॉइड एब इशू है। डन। अच्छा, इधर टीपी हैप्पी होगा, टैक्स पेयर, इधर भी टैक्स पेयर हैप्पी होगा, इधर टैक्स पेयर सैड होगा, इधर भी टैक्स पेयर सैड होगा, लेकिन इधर टैक्स पेयर क्या होगा, हैप्पी होगा। तो देख लें जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं उनमें से कोई लिखनी है तो। ओके, डन। अच्छा, अब इधर आए, इधर आके ना कुछ हेडिंग्स दे दें पेज 470 पे, सिचुएशन स्लैश सर्कमस्टांसेस स्लैश रीजंस। इधर देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर यूज करना है तो बता दें, रूम यूज करना है तो बता दें। ठीक है, ओके, बोलो क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन स्लैश सर्कमस्टांसेस स्लैश रीजंस। पॉइंट 2 की हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। पॉइंट 3 की हेडिंग बनेगी वही सिचुएशन। पॉइंट 1 और 3 ना सेम है, कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद 4 और 5 क्या है, सस्पेंशन के नताइज क्या हैं, वार्निंग के नताइज क्या हैं। अच्छा, अब ऊपर रीजन और सिचुएशंस थी सस्पेंशन की, नीचे हैं रीजन और सिचुएशंस ब्लैक लिस्टिंग की, ABCD, रीजन स्लैश सिचुएशंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। और आगे सफे के एंड पे आए 4, 5 और 6, ये हैं जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग के कॉन्सिक्वेंसेज। डन, चलें जी शुरू करें। ठीक है, अब अपना पढ़ो जो पढ़ना है, ले आओ कुछ बुक शुक, इधर ही ले आओ, बैठ जाओ। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन, वेयर कमिश्नर इज मुतमईन, डेटा रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड अ फेक इनवॉइस। एक बंदे ने 2 नंबर बिल इशू किया है, यानी होंडा एटलस कार ने सर आसिफ को गाड़ी बेची और उस बिल में 30 लाख
कि 35 लाख 10,000 की बजाय 30 लाख के 32 लाख लगा दिए, फेक इनवॉइस, इवेडेड टैक्स, टैक्स मारा है और कमिटेड अ फ्रॉड या फ्रॉड किया है, रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन क्या करनी है आपने, सस्पेंड करनी। रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड थ्रू द सिस्टम, सिस्टम के जरिए, विदाउट प्रायर नोटिस। अच्छा, इससे पहले नोटिस नहीं देना, यानी कि बताओ क्या कह रहे हैं, इससे पहले नोटिस नहीं देना कि हम तुम्हें नोटिस देने लगे हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं, इससे पहले कोई नोटिस नहीं है। पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, अब इंक्वायरी पेंडिंग हो गई, इंक्वायरी तो अभी शुरू नहीं हुई, इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी अब उसके खिलाफ शुरू करें, वो सारा इंक्वायरी करके ही तो हमें नतीजे पे पहुंचे थे। तो बिफोर इशूइंग एनी नोटिस एंड पेंडिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी को पेंडिंग कर दें, यानी इसके खिलाफ हम इंक्वायरी शुरू हो जाए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे जुर्म होंगे जिनकी वजह से आपको सस्पेंड कर दिया जाए? द बेसिस, द रीजंस, द सिचुएशंस, लिख लें, द बेसिस लिखा हुआ है वैसे लेफ्ट पे, द बेसिस, द रीजन, द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस में इंक्लूड। सस्पेंड करने की रीजंस बताई जा रही हैं। नंबर 1, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट गिवन एड्रेस, आप अपने पते पे मौजूद नहीं थे। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में से एंटर होने नहीं दिया, वो बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर होने लगा, आपने ताला लगा दिया। और रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड टू इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, या आपके रिकॉर्ड्स जो थे आपने ऑफिसर को दिखाने से इनकार कर दिया। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है इस सरजमीन का जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, कमिश्नर की बात ही हो रही है। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हैं, टैक्स के एतबार से कौन सी एबनॉर्मल हरकतें हो सकती हैं, सच एज टेकिंग एक्सेस इनपुट टैक्स, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे आपके, इनपुट ही इनपुट आई जा रहे हैं। आपको पता है इनपुट न्यूमेरिकल में आउटपुट में से माइनस होता है, तो इनपुट बहुत ज्यादा आई जा रहे हैं ताकि रिफंड आ जाए आपका, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे आपके। कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड, बस आप इनपुट ही कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। वो जो न्यूमेरिकल के एंड पे हम निकालते हैं ना कैरी फॉरवर्ड इनपुट, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस करने दिया, तो वो कैरी फॉरवर्ड इनपुट आपके बहुत ज्यादा आ रही हैं कॉन्टिन्यूस। और सडन इंक्रीज इन सेल, आप कह रहे होंगे सर सडन इंक्रीज इन सेल तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि सडन इंक्रीज इन सेल से तो एफबीआर को फायदा होगा। हाँ, आपकी बात ठीक है यार, सडन इंक्रीज इन सेल से एफबीआर को फायदा होगा, लेकिन असल में बात पता है क्या है, ये जो सडन इंक्रीज इन सेल होती है ना, इससे टैक्स वालों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या पास्ट में भी इंक्रीज इन सेल हुई हुई है, शायद इस पाई हुई है, तो इस वजह से ये भी एबनॉर्मल हरकतें हैं। तो 3 एबनॉर्मल हरकतें याद करें। नंबर 1, अन्य इनपुट, एक्सेसिव इनपुट्स, कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड, मुसलसल कैरी फॉरवर्ड, और एकदम इंक्रीज इन सेल, एकदम सेल का बढ़ जाना। आगे पढ़ेंगे, मेकिंग सब्सटैंशियल परचेजेस एंड सेल फ्रॉम और टू अदर ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन, दूसरे लोग जिनको हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया या ब्लैक लिस्टिंग कर दिया हुआ है, या आप उनसे चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जमा ना कराना ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर, इसकी ना पॉइंट ई की तफसील आगे 3 में है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन समझ लें शिकायत, ऑन शिकायत ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, किसी और इलाके के कमिश्नर ने आपकी शिकायत लगा दी, और एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। और पॉइंट 3 पढ़े नीचे, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाएं तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड विदाउट नोटिस। मैंने आपको कहा सस्पेंशन से पहले कोई नोटिस नहीं आएगा, सस्पेंशन के बाद नोटिस आएगा, और इसको सस्पेंशन ऑर्डर कहते हैं, इसको शो कॉज नोटिस कहते हैं। जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए, लिख लें, रॉयल फैन ने 6 महीने रिटर्न जमा नहीं करवाई, रॉयल फैन ने 6 महीने रिटर्न जमा नहीं करवाई, करवानी तो चाहिए थी। अच्छा, रॉयल फैन ने 6 महीने रिटर्न जमा मुसलसल नहीं करवाई, इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लिख लें, रॉयल फैन ने 6 महीने रिटर्न जमा नहीं करवाई, इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा।
ओके, चलें जी आगे मूव करें। अच्छा यार, ये सस्पेंशन ऑर्डर एफबीआर वाले बना के अपनी जेब में डाल लें या टैक्स पेयर को भी बताएं कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है? उसके लिए पॉइंट 2 पढ़ लें, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन किसकी क्लास है, किस टाइम? अच्छा, द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन shall give the reasons for suspension। वो जो रिटन ऑर्डर होगा सस्पेंशन का, उसमें रीजंस बताई जाएंगी सस्पेंशन की, और ऑर्डर shall be sent to the registered person। द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन shall give reasons, रीजंस बताएगा। रीजंस क्या? रीजंस हमने ऊपर पढ़ी हैं, या तो सडन इंक्रीज इन सेल है, या सब्सटेंशियल परचेजेस हैं, या नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न है। आतिफ से जाके पूछ लो कहाँ है क्लास, सरवकाश से। अच्छा, अगर हाँ एक बार पूछ के आओ दोबारा सरवकाश से। द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, और बात सुनो, द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल गिव द रीजंस फॉर सस्पेंशन। रिटन ऑर्डर जो होगा वो रीजंस देगा सस्पेंशन की। ऑर्डर शेल बी सेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन। ऑल एलटीयूज, एलटीयू होते हैं बड़े बड़े टैक्स के दफातर, जहां बड़े बड़े टैक्स पे करते हैं। आरटीओ होते हैं रीजनल टैक्स ऑफिस हर इलाके में। आरटीओज एंड द एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन। तो रिटर्न ऑर्डर किन किन लोगों को बताया जाएगा? नंबर 1 रजिस्टर्ड पर्सन को, बड़े बड़े इलाके वालों को, छोटे छोटे इलाके वालों को, और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलें जी। अब यार ये हमने देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सस्पेंशन के। अब हमने ये देखना है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सस्पेंशन के। कॉन्सिक्वेंसेस सुनिएगा सस्पेंशन के क्या होंगे। ये पहला कॉन्सिक्वेंस सुनिएगा, इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर अच्छा ये जरा ये एक चीज ना आप सफे के एंड पे बना लें, यानी पेज 470 पे बना लें। आज हम ना जनरल टायर को सस्पेंड कर देते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन, और होंडा आपको पता है इससे टायर खरीदता है, होंडा इसका बायर है, और भी लोगों को बता दो जो आपके साथ हैं, और शौकत रबड़ वाला इसका सप्लायर है, शौकत रबड़ वाला इसका सप्लायर है। ठीक है, अब बता दो यार, जो जनरल टायर वाला होगा वो टायर होंडा को जो बेचेगा, तो वो जनरल टायर वाला होंडा को टायर आसमान से मटेरियल खरीद के भेज देगा, या किसी से रबड़ खरीदेगा फिर उसे टायर में कन्वर्ट करेगा? किसी से खरीदेगा ना रबड़। तो जनरल टायर वाले को अगर मैं सस्पेंड करना चाहूं तो मुझे इसके सप्लायर और बायर बता दें। भाई हर दुकान के सप्लायर और बायर होते हैं। एक जनरल स्टोर है आपके मोहल्ले में, उसके सप्लायर कौन है? पेप्सी वाले, लेज सप्लाई करते हैं, और उसके बायर्स हैं मैं और आप। एक बड़ा सा स्टोर है डिपार्टमेंटल, उस डिपार्टमेंटल स्टोर को जो है वो कोई ना कोई दालें सप्लाई करता होगा, कोई ना कोई टॉफियां सप्लाई करता होगा एक लेयर्स की, कोई ना कोई बिस्किट सप्लाई करता होगा, और मैं और आप कस्टमर होते हैं। तो हर दुकानदार के सप्लायर भी होते हैं और बायर भी होते हैं। तो फर्ज करें जनरल टायर वाले के सप्लायर है शौकत रबड़ वाला, जिससे ये रबड़ खरीदते हो। नहीं, शौकत रबड़ वाला जानते हैं? तो शौकत रबड़ वाले को, शौकत रबड़ वाले से जानते तो कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, जनरल टायर वाला शौकत रबड़ वाले से रबड़ खरीदता है, और रबड़ पे मैन्युफैक्चरिंग करके किसको बेचता है? होंडा को बेचता है। अब जी पहला नतीजा सुने, या पहली कॉन्सिक्वेंसेस सुने सस्पेंशन के। इन केस वेयर बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन। आप बता यार, सस्पेंडेड पर्सन कौन है? जनरल टायर। सुन ना, सस्पेंडेड पर्सन कौन है? जनरल टायर। और उसके बायर कौन है? होंडा। होंडा उससे टायर खरीदेगा। और उसके सप्लायर कौन है? शौकत रबड़ वाला। एक्सेलेंट।
Clear? In case where the Honda and where the Shaukat Rabdwala of General Tire belongs to an other इलाका. अच्छा बात सुन, सोबत के असरात होती है, सोबत के असरात होते हैं, नहीं होते सोबत के असरात? नेक लोगों की सोबत में बैठेगा नेक काम करेगा, बुरे लोगों की सोबत में बैठेगा बुरे काम करेगा, सोबत के असरात होते हैं. अच्छा मुझे बता दो, क्या जनरल टायर वाला कोई बुरी हरकतें कर रहा होगा जिसकी वजह से इसको सस्पेंड किया, और इसके पास होंडा वाले और शौकत आता रहता होगा? क्या इन दोनों के ऊपर इसके नतायज पड़ सकते हैं? पड़ सकते हैं. तो क्या कह रहा है वो लॉ मेकर? इन केस द बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ जनरल टायर बिलोंग टू अनदर इलाका. पता चले इनका मेन दफ्तर गुजरांवाले में है, इनका दफ्तर जो है वो कराची में है. In case where the suppliers and buyers of suspended person belong to other इलाका and they are to be suspended as well, और उनको भी वार्निंग देनी है. द कमिश्नर, अब कमिश्नर क्या करे? शैल इन्फॉर्म चीफ कमिश्नर. भाई एक ना कमिश्नर का भी अब्बू होता है, वो आज मैं आपको बता रहा हूं, कमिश्नर का भी अब्बू होता है, उसे कहते हैं चीफ कमिश्नर. ये ना कमिश्नर से हायर रैंक में होता है. द कमिश्नर शैल बता चीफ कमिश्नर टू स्टार्ट केस. इनिशिएट प्रोसीडिंग का मतलब लिखें, to start case for suspension and blacklisting of them. Them से क्या मुराद है? Buyers और suppliers. ये buyers और suppliers. तो पहला खतरनाक नतीजा बताएं क्या होगा सस्पेंशन का? कि हो सकता है कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बताए कि होंडा कार्स वाले और शौकत रबड़ वाला भी इसकी दुकान पे आते जाते रहते हैं, तो इनको भी हमने क्या करना है? सस्पेंड करना है. क्लियर? अच्छा अगली सजा यार आपने सुननी है, वो बड़ी मजे की सजा है. अगली सजा ये है कि फर्ज करो होंडा की बात करता हूं पहले. आउटपुट क्या होता है? सेल इंटू 17%. होंडा ने अपनी सेल पे 17 लगाया, 200 आया. होंडा के इनपुट में टायर खरीदे हुए जनरल टायर से, वो डेड हो जाएंगे. और होंडा के इनपुट में अगर इंजन इंपोर्ट किया हुआ है वो डेड नहीं होगा, क्योंकि होंडा ने टायर ऐसे बंदे से खरीदे हैं जिसको सस्पेंड कर दिया गया, वार्निंग दे दी गई है. हाँ अगर बाद में वार्निंग उल्टा ली जाए तो होंडा को ये इनपुट माइनस भी करने दिया था, वो अलग बात है, उसको छोड़ें. अब 200 माइनस 40 आएगा 160. तो ये नोट कर लें, होंडा को क्या सजा दी जाएगी? होंडा की क्या सारी परचेजेस जो है इग्नोर कर दी जाएंगी, या होंडा का वो वाला इनपुट डिसअलाउ होगा जिस पर उसने टैक्स पे नहीं किया, सॉरी जिस पर जो उसने बुरे बच्चे से परचेजेस किए. तो होंडा ने बुरे बच्चे से परचेजेस की हो तो वो उसकी डेड हो जाएंगी. अच्छा फर्ज करें यार जनरल टायर ने, इसकी तो परचेज है ना, इसकी फिर ये सेल होगी. फर्ज करें जनरल टायर ने इस साल सेल ही सारी होंडा को की है, तो इसका सारा ही इनपुट डेड हो जाएगा. रीजन ये है कि इसने जो है वो खुद बुरा बच्चा है. तो खुद बुरे बच्चे को क्या सजा मिलेगी? इसका सारा किस्म का इनपुट डेड, और जिसको ये बेच रहा है उसका सिर्फ टायर खरीदने वाला इनपुट डेड होगा. अब ये हुकूमत को बीसी पे करेगा, नोट कर ले. जी किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? पॉज कर दो, करो, खैर है कोई नहीं, छोड़ो पता समझ. जी भाई पेज नंबर 470 चल रहा है ना? हाँ. तो जनरल टायर बुरा बच्चा था, इसको हमने सस्पेंड कर दिया. जिसको हमने सस्पेंड किया उसका सारा इनपुट डेड कर दें, सारा इनपुट डेड कर दें. और आपको पता है होंडा वाले जनरल टायर से टायर खरीदते हैं, इतना तो पता है ना, होंडा वाले जनरल टायर से टायर खरीदते हैं क्योंकि जनरल टायर को हमने सस्पेंड कर दिया हुआ है. इसलिए जनरल टायर का भी इनपुट जो होंडा ने
जनरल टायर से टायर खरीदे हुए हैं उन टायर्स का इनपुट डेड होगा, बाकी होंडा के इनपुट माइनस करने की जरूरत होगी। अच्छा जी, इधर आ जाओ अब आगे। पॉइंट 6 नहीं 0.5, नो इनपुट शेल बी माइनस टू सस्पेंडेड पर्सन। ये देखो, सस्पेंडेड पर्सन को किसी भी किस्म का इनपुट माइनस नहीं करने की जरूरत। ये तो इसकी बात हो गई, किसकी बात हो गई? जनरल टायर की। सिमिलरली, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स on sale invoice issued by General Tire। एक बात बताओ यार, ये जो होंडा है इसकी परचेज इनकी सेल होती है? होंडा की परचेज जनरल टायर की सेल होती है? नो इनपुट शेल बी अलाउड, नो इनपुट शेल बी अलाउड। देखना 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 देखना, बड़ी मजे की बात है। नो इनपुट रिफंड, रिफंड समझ लें या इनपुट टैक्स समझ लें, अभी इस बात को छोड़ें। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू होंडा ऑन सेल बिल इशूड बाय जनरल टायर। समझ आ गई बात? नो इनपुट शेल बी अलाउड टू होंडा on sales bill issued by General Tire, whether issued to or after such suspension। वो बिल हो सकता है आपने पहले के इशू किए हो या इस सस्पेंशन के बाद इशू किए हो। लॉ मेकर बड़ा सख्त हुआ है, पुराने इनपुट भी डेड कर सकता है ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग सस्पेंशन, ड्यूरिंग वाले भी। जितना अरसा सस्पेंशन रही उतना अरसा भी इनपुट डेड कर सकता है। अगर आपने चीजें खरीदी होंडा ने, अगर होंडा ने पहले की चीजें खरीदी हुई हैं टायर, उनको भी इनपुट डेड कर सकता है। और अगर होंडा ने इनपुट डेड करने का मतलब पता है क्या होता है? इनपुट डेड करने का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल्स आमतौर पे लोगों के सॉल्व होते हैं सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। तो होंडा को जब परचेज इंटू 17% टायर पे नहीं करने दिया जाएगा तो फिर 200 माइनस 20 माइनस 40, ये तो आना था 140, अब ये शूट अप करके 160 हो जाएगा। तो होंडा बेचारा तो रोएगा इस बात के ऊपर। अच्छा जी, ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। आगे चलें जी, आगे वही है यार, अल्लाह का शुक्र है जो बातें हम पढ़े थे अब तो ऑलमोस्ट वही बातें शुरू हो गई हैं। कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू अ शो कॉज नोटिस। असल में ना ये आपको बताया मैंने, सस्पेंशन एक वार्निंग होती है, इसके बाद आपने टैक्स पेयर को कहना होता है वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो क्या कह रहे हैं? द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिनों के अंदर अंदर कमिश्नर क्या करेगा? शेल इशू अ शो कॉज नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसको एक शो कॉज नोटिस देगा। 7 दिनों के अंदर ना दे तो क्या होगा, दे तो क्या होगा, वो आप देखते हैं। द कमिश्नर शेल, अच्छा पहली जिम्मेदारी कमिश्नर पे क्या है बोले? सस्पेंशन ऑर्डर उसके घर भेजना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? उसके घर शो कॉज नोटिस भेजना, वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ये दूसरी जिम्मेदारी है कमिश्नर की। द कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू अ शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू गिव हिम, टू अफोर्ड का मतलब लिख लो, टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो क्या करेगा जी कमिश्नर? बोले कमिश्नर शैल विद इन, चले जाने दो, वो आगे देख लो जैसे कंफर्टेबल, यहां कंफर्टेबल है यहां बैठ जाओ, वहां ठीक है। द कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू अ शो कॉज नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। क्या मतलब? अगर आप कोई आप इल्जाम लगा दे तो आप उसे ये कहो कि मेरी हियरिंग तो कर लो, मेरी बात तो सुन लो, ऐसे ही है ना?
तो द कमिश्नर shall within 7 days of order of suspension issue a show cause notice to registered person to give him an opportunity of hearing. अब उसने कितने दिनों के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है? टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विद इन 15 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस. 15 दिन के अंदर अंदर उसने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट ही विल बी ब्लैक लिस्टेड इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू नोटिस. देखो, clearly indicating that if taxpayer does not respond to notice then he will be blacklisted. ये बात हमने पढ़ ली. Clearly indicating that he will be blacklisted if no response is received. अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैकलिस्ट. डन. ले आओ इधर. अच्छा यार, 2-3 और सूरतों में भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है, वो सुन लें. अगर कोई बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, टैक्स वाले आए, उन्होंने कहा यार सेल और परचेज का रिकॉर्ड दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, फिर भी इसको ब्लैकलिस्ट. ही हैज नॉट अलाउड एक्सेस टू हिज बिजनेस रिकॉर्ड्स और प्रेमिसेस. वही बात, रिकॉर्ड वाली बात तो रिपीट कर है. उसने अपने रिकॉर्ड या प्रेमिसेस में एंटर होने की इजाजत नहीं दी, ना रिकॉर्ड दिखाने की इजाजत दी, ना प्रेमिसेस में एंटर होने की. एंड एनी अदर रीजन स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर. तो ये ना, अगर पेपर में कभी सवाल आया ब्लैक लिस्टिंग की रीजंस क्या हैं, तो ये लिख के आनी है. 4 रीजंस हैं. नंबर याद कर लो यार, याद करो. देयर इज नो रिस्पॉन्स टू नोटिस. नोटिस कौन सा? टू शो कॉज नोटिस. अगर आप शो कॉज नोटिस को रिस्पॉन्ड ना करें, अगर आप रिकॉर्ड अपने पेश ना करें, या अपने आप प्रेमिसेस में एंटर ना होने दें, या कोई भी रीजन कमिश्नर मुनासिब समझे, आपको क्या कर सकता है? ब्लैक लिस्ट. इन केस show cause, in case show cause notice is not issued within 7 days, in case show cause notice is not issued in 7 days, तो फिर तो आपके मजे हो गए. टैक्स पेयर वालों ने, एफबीआर वालों ने सुस्ती कर दी. इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, द सस्पेंशन ऑर्डर shall become void ab initio. सस्पेंशन ऑर्डर समझा जाएगा इशू ही सिरे से नहीं किया. इसको भी याद कर लो. इफ शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड इन 7 days, the suspension order will become void ab initio. यार ये बीच में उसने कैसी बात कर दी. इफ सस्पेंडेड पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस, अगर सस्पेंडेड पर्सन गिवन एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है, तो द शो कॉज नोटिस, फिर उसे कैसे शो कॉज नोटिस दें? मे बी अफिक्स्ड ऑन मेन नोटिस बोर्ड ऑफ. अगर आप बड़े टैक्स पेयर हैं तो एलटीयू का दफ्तर अलग होता है. अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं तो रीजनल टैक्स ऑफिसेज होते हैं. अगर आप रिक्वायर्ड पते पे मौजूद नहीं है तो आई कैप वाले क्या करें? अपने नोटिस बोर्ड के बाहर, ठोकर न्याज बेग में लाहौर में है ना आई कैप, ठोकर न्याज बेग पे अपने नोटिस बोर्ड पे आपका रिजल्ट लिख के लगा देंगे. सिमिलरली अगर आपको सस्पेंड किया जाने लगा है और आप अपने रिक्वायर्ड पते पे मौजूद नहीं है, तो द शो कॉज नोटिस मे बी फिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ एलटीयू और आरटीयू. तो बड़ा टैक्स ऑफिस या रीजनल टैक्स ऑफिस में कि मेन नोटिस बोर्ड पे शो कॉज नोटिस लिख के लगा दिया जाएगा. ये तो ऐसे ही एक उसने बात कर दी बीच में कि शो कॉज नोटिस कैसे दें उसे. नेक्स्ट पॉइंट 9, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस. ऑन रिसीट ऑफ, अच्छा ये भी हमारा कवर हो गया सिनेरियो. जो कवर होते जा रहे हैं उन्हें मैं क्लोज कर रहा हूं. ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, अगर टैक्स पेयर ने 15 दिनों में रिप्लाई कर दिया, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, इफ कमिश्नर इज मुतमईन ही मे रिवोक द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. अगर कमिश्नर मुतमईन हो जाता है, रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी रिवोक्ड. ये सिनेरियो भी कवर हो गया. यहां से चले ये भी कवर हो गया, यहां से चले ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया. अब ये नीचे वाला रह गया बस. अच्छा जी, if offense is confirmed, if offense is confirmed, the commissioner shall issue, इसको जरा ब्रैकेट में ले लेते हैं,
इफ ऑफेंस इज कंफर्म द कमिश्नर शेल इशू, ये जो मैं बार बार बोल रहा था इनपुट डेड हो जाता है, इसको इनपुट नॉट अलाउड समझ लो। जैसे बिजनेस के चैप्टर में नहीं तो खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं, ये उस तरह की चीज है। अच्छा ज़हन मेरा उधर चला गया एकदम। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म द कमिश्नर शेल इशू इसको छोड़ो भी, शेल इशू इसको छोड़ दो भी, स्काई ब्लू। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म द कमिश्नर शेल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म तो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा एंड विल स्टार्ट लीगल एंड पीनल एक्शन, जेल में डाला जाना पीनल एक्शन, एंड विल स्टार्ट लीगल एंड पीनल एक्शन। क्लियर? अच्छा ये 1 को 3 के साथ जरा मिलाकर पढ़ो। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शेल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ये काट दो, अदरवाइज इट शेल बिकम void ab initio. Order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of show cause notice. ये दोनों बातें भी हो गई। Order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of show cause notice, and if it is not issued, and if it is, in that case, it से मुराद show cause notice है, तो शो कॉज नोटिस विल बिकम void ab initio. ओके पढ़ें जी। अगर ऑफेंस कंफर्म हो जाए, स्काई ब्लू को छोड़ें, इफ द कमिश्नर शैल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग एंड शैल स्टार्ट द लीगल एंड पीनल एक्शन, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, अदरवाइज शो कॉज नोटिस विल बिकम फारग, अदरवाइज शो कॉज नोटिस फारग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब आप इधर आए और इधर आके पूरी बात की समरी बता दें। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया, ना किया गया तो सस्पेंशन ऑर्डर फारिग, अगर कर दिया गया और टैक्स पेयर का 15 दिनों में रिप्लाई नहीं आया तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, अगर टैक्स पेयर का 15 दिनों में रिप्लाई आ गया और रिप्लाई मुतमईन था तो कुछ भी नहीं किया जाएगा, अगर रिप्लाई मुतमईन नहीं था तो शो कॉज नोटिस के 90 दिन में ब्लैक लिस्टिंग हो गई, तो ब्लैक लिस्ट ना हुई तो फिर शो कॉज नोटिस void ab initio। अच्छा ये जो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आया आपके घर, ये ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर सेल्फ स्पीक करेगा, सेल्फ स्पीक। फर्ज कर लो ये ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर वाला सफा है, फर्ज कर लो ये ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर वाला सफा है, ये सफा आपके घर आ गया, ये ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर वाला सफा है, ये सफा आपके घर आ गया। जैसे ही आप इस सफे को टच करोगे ना, ये सेल्फ स्पीक करेगा। पुराने जमाने में ईद के कार्ड बोलते थे, ईद का कार्ड खोलते थे तो अंदर म्यूजिक बजता था। आपके जमाने में है ये, सुना देखा है? नहीं, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने सेल गाया होता था, म्यूजिक बजता था ईद का कार्ड खोलने पे। तो ये जो ऑर्डर है ना ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, ये मैंने तो सफेद पकड़ा हुआ है टिश्यू, लेकिन वो ऑर्डर ब्लैक होता है। अच्छा ये जो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर है ना, ये जैसे ही आपके पास आएगा, आप इसे जैसे ही टच करेंगे ना, सेल स्पीक करेगा। स्पीक क्या करेगा? कहेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, अपीलेबल, अपीलेबल मेरे खिलाफ। अगर आपको एतराज है कि मुझे ब्लैकलिस्ट क्यों कर दिया गया है तो लिखो अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। सर ये बोलता भी है? सर सीरियसली क्लास होती थी ना, मैं पूछता था, 2-3 बच्चे हाथ खड़े करते थे, हम समझ रहे थे बोलता है। और भाई बोलता नहीं है, ये एक अजम्पशन है कि जैसे ही आप ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर को पकड़ेंगे ना तो आप एज्यूम करेंगे कि ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, करनी है करो, कोई मसला नहीं, आपको मुझे कोई इतराज नहीं, मेरे खिलाफ अपील कर दो कोर्ट में जाके। तो फिर कमिश्नर को तो इस पर बड़ा दुख होगा कि कमिश्नर ने आपको ब्लैकलिस्ट किया है और आपने जाके उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन आपका राइट है, आपको पता है पाकिस्तानी का राइट है, कोर्ट में जाके अपील कर दे, मुझे क्यों ब्लैकलिस्ट किया, मेरे अलावा और नहीं काले मिले थे ब्लैकलिस्ट करने के लिए। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म, कमिश्नर से, इसको ब्रैकेट में ले लो बेशक, कमिश्नर शैल इशू एन ऑर्डर फॉर ब्लैकलिस्टिंग एंड स्टार्ट लीगल एंड पीनल एक्शन। अच्छा ऑर्डर ऑफ ब्लैकलिस्टिंग में होगा क्या क्या, इसकी हेडिंग पॉइंट 2 की बना लो।
ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर के कंटेंट्स, यानी उनमें होगा क्या क्या। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग कंटेन रीजंस फॉर ब्लैक लिस्टिंग। क्लियर? इसमें रीजंस होंगी ब्लैक लिस्टिंग की। टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड और हिज बायर्स शैल बी इनएडमिसिबल। टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट, असल में इनपुट कभी ज्यादा हो जाए ना तो वो रिफंड भी होता है, वो भी हम कुछ क्लासेस में देखेंगे जरा ये रिफंड कैसे होता है, इसको भी छोड़ो। टाइम पीरियड फॉर विच इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन जनरल टायर और हिज बायर्स शेल बी इनएडमिसिबल। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में बताया होगा पिछले साल से लेके इस साल के फरवरी के महीने तक आप लोगों की जो इनपुट है वो हम डेड करने लगे हैं, इनका भी इनपुट और इनका खाली टायरों वाला इनपुट, वो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में लिखा होगा। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड शेल बी इनएडमिसिबल एंड एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड। और इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स वगैरह जमा कराना है वो भी बताया जाएगा इसमें। अच्छा मोहतरम, ये एक सेट खत्म हो गया, अब 2-3 लाइनें नीचे रह गई हैं। अब उन लाइनों में ना हमने इसकी बात का चर्चा करना है, लोगों को बताना है कि ये ब्लैक लिस्ट हो गया है, जिसको बदनामी नहीं कहते, अब इसकी बदनामी करनी है कि ये ब्लैक लिस्ट हो गया है। यहां तक आप एक दफा जरा मुझे सारी बातें ना अंग्रेजी में याद करा दें। वेयर अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन इशूड अ फेक इनवॉइस, या उसने टैक्स फ्रॉड की है या उसने कुछ भी किया है ऐसा बुरा, तो रजिस्टर्ड पर्सन में बी सस्पेंडेड, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन सस्पेंशन से पहले कोई नोटिस नहीं आएगा, विदाउट प्रायर नोटिस, इससे पहले कोई नोटिस नहीं आएगा, बस सीधा आपके घर सस्पेंशन ऑर्डर आएगा। हाँ, अब आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। बेसिस में इंक्लूड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन एट एड्रेस, आप उस अपने पते पे मौजूद नहीं थे। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, आप मौजूद तो हैं प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दे रहे। एबनॉर्मल टैक्स हरकतें, मिसाल के तौर पर टेकिंग एक्सेसिव इंपोर्ट, कंटिन्यूस कैरी फॉरवर्ड, सडन इंक्रीज इन सेल, मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम शौकत और मेकिंग सब्सटेंशियल सेल टू होंडा। फर्ज करें वो भी सस्पेंड या ब्लैक लिस्टिंग हो चुके हैं, तो उनकी अगर आप परचेज सेल करें उनसे तो भी ये गड़बड़ है। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, लेकिन इसकी तफसील नीचे है पॉइंट 3 में कि मुसलसल 6 महीने आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो भी आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और किसी और इलाके के कमिश्नर ने शिकायत लगा दी तो भी आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या कोई भी रीजन मुनासिब समझे कमिश्नर, उस सूरत में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मोहतरम, देयर आर रीजंस, उनको याद करें। रीजंस बताएं सस्पेंशन ऑर्डर आने की। आप पते पे मौजूद नहीं थे, आप मौजूद थे लेकिन आपने एक्सेस नहीं दी अपने घर में एंटर होने की या अपनी दुकान पे एंटर होने की, आपने अपने रिकॉर्ड वगैरह दिखाने से इनकार कर दिया जिससे उसने लिखा है, फिर आपकी एबनॉर्मल टैक्स हरकतें हैं या आपकी सब्सटेंशियल परचेज सेल हैं ऐसे लोगों से जो खुद ब्लैक लिस्टेड हुए पड़े हैं, या 6 महीने आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई, या किसी और इलाके के कमिश्नर ने आपको सजेस्ट कर दिया, आपकी शिकायत लगा दी, या और कोई भी रीजन, ABCDEFG के बाद इसको बेशक पेपर में पॉइंट 3 को एज एन H पॉइंट लिखाइएगा, हालांकि ये ई से वैसे लिंक्ड ही बनता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन टैक्स वाले अपनी जेब में डाल लें FBR वाले, या आपके घर भेजें? आपके घर भी भेजा जाएगा, और कहां कहां बताया जाएगा ये भी सुनो। द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल गिव द रीजंस फॉर सस्पेंशन, ऑर्डर शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, आपको भी भेजा जाएगा, बड़े बड़े टैक्स के दफ्तरों में भेजा जाएगा और FBR के कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल दिया जाएगा। आप बताओ सस्पेंशन के सजा, सस्पेंशन की सजा ये होगी कि हो सकता है अगर ये सप्लायर और बायर दूसरे इलाके में है तो फिर इस इलाके वाला कमिश्नर इन दोनों को बता देगा कि अब इनकी भी सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग का हम सोच रहे हैं। एक ये सजा है। दूसरी सजा बड़ी सिंपल सी है, वो अंग्रेजी में याद करनी है। नो इनपुट विल बी अलाउड टू सस्पेंडेड पर्सन, बोलो, नो इनपुट विल बी अलाउड टू। सिमिलरली नो इनपुट विल बी अलाउड टू बायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन, उसको कोई सजा नहीं देनी, छोड़ें उसको। सिमिलरली नो इनपुट, उसको भी कुछ करेंगे अभी छोड़ें। नो इनपुट शौकत को, नो इनपुट विल बी, अभी होंडा को सजा दे, नो इनपुट विल बी अलाउड टू बायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन। बायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन को इनपुट अलाउ नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल बिल इशूड बाय जनरल टायर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवॉइस इशूड बाय। और ये एक और बात इसमें है, पुरानी वाली परचेज भी डेड हो सकती हैं, अभी वाली भी और आफ्टर वाली भी, सस्पेंशन के बाद वाली भी। आगे बढ़ेंगे।
अब सस्पेंशन खत्म हो गई, अब आगे मूव करें। कमिश्नर शेल विद इन 7 days इशू अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस 7 days में इशू कर देगा एंड विल अलाउ हिम टू कम इन 15 days। 7 days में से शो कॉज नोटिस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को एंड उसको एक मौका देगा कि वो 15 दिन में आके अपने आप को डिफेंड कर ले। लेकिन अगर वो 15 दिन में ना आया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, अगर 15 दिन में ना आया, या अगर ब्लैक लिस्टिंग की रीजंस है, या अगर रिकॉर्ड पते पे मौजूद नहीं था या बिजनेस प्रेमिसेस के एक्सेस नहीं दे रहा तो भी उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर 7 दिन में नोटिस ही ना आया, इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड विद इन 7 days, तो ऐसी सूरत में आपको ये वाला सिनेरियो बनेगा। तो ऐसी सूरत में सस्पेंशन ऑर्डर विल बिकम वॉइड ऑफ इनिशियो। पॉइंट वी ट्रिपल आई बीच में ऐसे ही आ गया। अगर वो बंदा आपने जिसको शो कॉज नोटिस भेजना है वो अपने पते पे मौजूद नहीं है तो क्या करें, नोटिस फिक्स कर दे मेन नोटिस बोर्ड पे एलटीयू और आरटीओ पे। बड़ा टैक्स पेयर है तो एलटीयू के दफ्तर, दरमियाना टैक्स पेयर है तो आरटीओ के दफ्तर। पॉइंट 9, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, जब नोटिस का रिप्लाई आ जाए और वो सेटिस्फैक्टरी हो तो उसको वैसे ही छोड़ दें। लेकिन अगर ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो फिर उसे ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर भेजेंगे और उस ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर का नाम होगा सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। अगर टैक्स वाले सुस्ती करें और 90 दिन के अंदर अंदर ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शो कॉज नोटिस के बाद 90 दिन के अंदर ना भेज पाए, शो कॉज नोटिस के बाद, ये जरा तारीख देखना होता है कब से कब टाइम गिनना है। शो कॉज नोटिस इशू करने के 90 दिन में अगर वो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर ना दे पाए तो फिर ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, वॉइड ऑफ इनिशियो। यानी अगर हमारे सिनेरियो में बात करें तो फर्ज करें 8 मार्च को उसको शो कॉज नोटिस आया तो 9 मार्च से आपने 90 दिन गिनने शुरू करने हैं। अब कुछ नहीं भाई, इसकी बदनामी का चर्चा करना है। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर लिखो इधर, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इधर, कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, कॉपीज करा करा के बांटी जाएंगी इसकी बदनामी के लिए। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल एलटीयूज, ऑल आरटीयू, एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम। सब में बता दें ये बंदा क्या हो गया, सारे बड़े बड़े टैक्स के दफ्तरों में, छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों में, एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम में, और उस बंदे को भी बता दे तू क्या हो गया, काला लिस्ट। क्या हो गया, काला लिस्ट। ऑल, अब कॉपियां किसके पास पहुंच गई हैं, जो सेट बना बना के कॉपियों के भेजे हैं, फोटो कॉपियों के, किसके पास पहुंच गई हैं, एलटीयू आरटीओ के पास पहुंच गई हैं कॉपीज। ऑल एलटीयूज आरटीओ शेल सर्कुलेट द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, ऑर्डर से मुराद ब्लैक लिस्टिंग। All LTUs RTOs shall circulate the copies of blacklisting order along with list of sales invoices issued by General Tire। लिखो sales invoices issued by General Tire। All LTUs RTOs shall bond the copies of blacklisting order along with the list of sale invoice issued by blacklisted persons to all officers of inland revenue। आगे मैंने ना पता क्या किया है, इन whose jurisdiction काट के लिख दो where their buyers are, जहां उसके बायर्स हैं, होंडा जैसे। अच्छा यार, कॉपीज पहले किसको बांटी जाएंगी, कॉपीज पहले, सबसे पहले कॉपी किसको दी जाएगी, जनरल टायर को। इसके बाद सारे एलटीयू आरटीओ के दफ्तरों में दी जाएगी कि ये बंदा क्या हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। ब्लैक लिस्टिंग कॉपी की ना, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की 4 5 6 कॉपीज करा लें, एलटीयूज में दे दें, आरटीओज में दे दें, एफपीआर कंप्यूटर सिस्टम में दे दें, अपलोड कर दें। ऑल एलटीयूज आरटीओज शेल बांट द कॉपीज ऑफ ऑर्डर, फिर ये आगे बांटने का काम करेंगे along with the list of sale invoices issued by blacklisted person to all officers of inland revenue। असल में एलटीयू बड़ा टैक्स का दफ्तर होता है ना, उसमें कमिश्नर ज्यादा भी बैठे होते हैं, यहाँ बड़े बड़े टैक्स पे आके टैक्स जमा कराते हैं। तो ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वेयर देयर बायर्स आर, किनके बायर्स हैं, जनरल टायर के। कौन है बायर, होंडा। तो मोहतरम फिर ये शिकायतें किस किस कमिश्नर को पहुंचेंगी, जिस कमिश्नर के इलाके में होंडा है। डन।
इन द एंड उसने आखिरी बात लिखी है, हो सकता है अब हम सोचें कि इनको भी सस्पेंड कर दो। आखिर में क्या उसने बात लिखी है जाते जाते, हो सकता है अब हम सोचें कि होंडा को और शौकत को भी सस्पेंड कर दो। द ऑफिसर रिसीविंग द लिस्ट, लिस्ट ऊपर से मिली है ना, ऊपर से लिस्ट आ रही है इनको। द ऑफिसर रिसीविंग द लिस्ट shall issue a show cause notice to registered buyer। अब शो कॉज नोटिस किसको इशू होगा, रजिस्टर्ड बायर्स को, फॉर रिजेक्टिंग इनपुट टैक्स। कि होंडा वजह बताओ तुम्हारा क्यों ना इनपुट डिडक्ट कर दे, ये होंडा वाला इनपुट, वजह बताओ तुम्हारा इनपुट क्यों ना डिडक्ट कर दे। ऑन सेल बिल, इनवॉइस होता है बिल, ऑन सेल बिल ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन एंड फर्दर डिसाइड द मैटर, और फिर मैटर डिसाइड किया जाएगा थ्रू सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। अगर होंडा को भी इस पे एतराज है तो इस ऑर्डर के खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अच्छा ये 3 स्टेप्स दोबारा बता दो। कॉपीज ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, shall be LTU, RTOs and FPR computer system. All LTUs, RTOs shall circulate the copies to commissioner, to officers where their buyers are. अब पकड़ लो होंडा को, अब होंडा से पूछो तू वजह बता तुझे क्यों ना ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड कर दिया जाए। द ऑफिसर्स, तरतीब से चीजें चल रही हैं। द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट, ये वाले ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट shall issue notice टू होंडा, इधर लिख लो होंडा, रजिस्टर्ड पर्सन, बायर लिखा हुआ है मैंने, टू होंडा फॉर रिजेक्टिंग इनपुट। इसका ये वाला इनपुट डेड होगा भाई, ये 20 रुपए वाला। अब तू वजह बता तेरा ये 20 रुपए वाला इनपुट क्यों ना डेड कर दें। होंडा ने कहा कौन सा 20, ऑन सेल बिल इशूड बाय जनरल टायर एंड फर्दर विल डिसाइड द मैटर थ्रू सेल्फ स्पीकिंग। और इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जो शो कॉज नोटिस आपके घर आया इसको ऑर्डर भी कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं। डन। अच्छा यार अगले सफे पे आओ, बस 2-4 मिनट की बात है, अगले सफे पे आओ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यार जो बंदा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों कमा रहा हो ना, इनकम सेल्स टैक्स भी कर रहा है, इसके ना पास पेपर सस्पेंशन ब्लैकलिस्टिंग इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो बंदा एक ही वक्त में सेल्स टैक्स का भी काम कर रहा है, फेडरल एक्साइज का काम भी कर रहा है, तो फर्ज करो सेल्स टैक्स में रिटर्न जमा कराने की तारीख है 15 और फेडरल एक्साइज में रिटर्न जमा कराने की तारीख है 18। तो अब ये मेजर एक्टिविटी फर्ज करो इसकी फेडरल एक्साइज की है। अब ये क्या करे, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों की रिटर्न ही 20 को जमा करा दे। और अगर सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराने की तारीख है 15, फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की तारीख है 20, लेकिन इसकी मेजर एक्टिविटी सेल्स टैक्स की है, तो फिर ये 15 को रिटर्न जमा करा दे। Where a person operating in different sectors, where a person operates in different sectors and where different dates of filing of return have been prescribed in sales tax or federal excise, he shall file a single return for all sectors by the due date applicable to his major activity। तो major activity की due date तक को जमा करवाएगा। अच्छा यार कंपनीज ने, वैसे तो आपको पता है ना सेल रिटर्न हर महीने जमा करानी होती है, लेकिन कंपनीज के लिए पता है क्या है, कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक जो मर्जी हो सकती है, लिस्टेड भी अनलिस्टेड भी, कंपनीज जो है ना वो फाइल किया करेंगी एक सालाना रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बाय द 30 सितंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब है, फॉलोइंग का क्या मतलब है, 30 जून 18 की रिटर्न कब जमा करवाएंगे, 30 सितंबर 18 तक, तब तो अगला फाइनेंशियल साल शुरू हो चुका है ना, फाइनेंशियल ईयर तो अगला शुरू हो चुका है। तो बोलो 30 जून 18 की रिटर्न कब तक जमा करवाएंगे, 30/9/18 तक। डन। ये लिख लो, ये इन एडिशन टू मंथली है, इन एडिशन टू मंथली है, और इसका क्या नाम है बोलो, एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। Every registered person which is a private company shall
इन एडिशन टू नॉर्मल, इन एडिशन टू मंथली, फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। फाइनल में ये एनुअल में ना बस पूरे महीनों की समरी होती है, ये पेपर में न्यूमेरिकली नहीं आ सकती, हमें सारे महीनों की समरीज होती हैं। अच्छा यार, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली। द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट और एनी मैग्नेटिक मीडिया और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया, CD या USB। The return filed electronically shall not be considered as return. नहीं, shall be considered as return. And the board may make rules for determining the correctness of data. Eligibility होती है correctness. And board may make rules for determining the correctness of data of such return. And board will inform सर आ जाए, हम फ्री होने लगे हैं। And board will inform intermediaries. Intermediaries होती हैं CAs, lawyers, tax practitioners. And intermediaries के बारे में बोर्ड बताएगा who will digitize the data. Digitize होता है टाइप करना डेटा को electronically. Who will type the data and transmit return electronically under their digital सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? पासवर्ड वगैरह। अब जरा पढ़ो, द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया शेल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न एंड द बोर्ड मे मेक रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ सच रिटर्न एंड ई इंटरमीडिएट्स हु विल टाइप, साया देखना, हु विल टाइप द डेटा एंड ट्रांसमिट under digital signature. Point 1. Every registered person required to file a return shall file them electronically in manner specified by board. ऊपर बोर्ड ने मैंने बता दिया। A registered person filing return electronically. अच्छा, टैक्स आपने इलेक्ट्रॉनिकली जमा नहीं कराना कि मैंने तार में डाल के भेज दिया। टैक्स जमा कराने के दो तरीके हैं, या तो नेशनल बैंक में जमा करा दें या ऑनलाइन पेमेंट कर दें। A registered person filing return electronically shall pay sales tax in any of the designated branches of National Bank of Pakistan ऑन द प्रेस्क्राइब्ड पेमेंट चालान। उसमें पेमेंट चालान का, जैसे आप ICAP की फीस जमा कराते हो पेमेंट चालान होता है, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो टैक्स कहां जमा कराने, बोलो, कभी पेपर में आ जाए सवाल, टैक्स पे कहां करना है? टैक्स पे कहां करना है? या नेशनल बैंक में या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलें यार, क्लास क्लोज करें, ये बात समझाने में मुझे टाइम लगेगा, 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। क्लोज कर दो, ओवर, अल्लाह हाफिज।